मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस एक खास रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस सदन में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की घेराबंदी कर रही है। बजट सत्र के दौरान अब तक ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस विधायकों ने किसी न किसी बहाने से सिंधिया समर्थक मंत्रियों की घेराबंदी कर सत्ता पक्ष को घेर लिया। सत्ता पक्ष को सदन में घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया खास प्लान। प्लान के तहत सदन में कांग्रेस ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों को किया टारगेट। मुद्दा कोई भी हो, लोकतंत्र की हत्या के आरोप के जरिए सिंधिया समर्थक मंत्रियों को घेरता विपक्ष। कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर आगामी निकाय में ले जाना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने युवा विधायकों को दी है जिम्मेदारी। जीतू पटवारी के नेतृत्व में सभी युवा विधायक करते हैं बीजेपी की घेराबंदी। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्लान को बताया भ्रम। कांग्रेस का ये प्लान बाई इलेक्शन में ही हो चुका फ्लॉप। दरअसल कांग्रेस सिंधिया समर्थक मंत्रियों की घेराबंदी कर इसका लाभ निकाय चुनाव में लेना चाहती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति को उसकी मुद्दा विहीनता से जोड़कर देख रही है। बात ये है कि कहीं न कहीं मन के किसी कोने में इस बात की टीस तो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने, अब उसे स्वार्थ बोले या अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस जैसे संगठन को यदि धोखा देते हैं और उनके साथ के लोग इस्तीफा दे के बीजेपी से मंत्री बनते हैं तो मन के कोने में कहीं ना कहीं टीस तो रहती है। भाई कांग्रेस की कृपा पे नहीं जीत के आए हैं, आपने इनका सम्मान किया तो आपको ठोकर मार के मान सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आना एक पार्ट हो गया, जनता की अदालत से जीत के आना वो दूसरा पार्ट है। इसका मतलब कांग्रेस जनता विरोधी है। भाई जनता को आप गाली दे रहे हो, जनता को गद्दार कह रहे हो, जनता को धोखेबाज कह रहे हो, तो इसलिए जनता ने भी उनका दुख जायज़ है क्योंकि 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के लोकतंत्र के मंदिर में जो इस प्रकार की बात करते हैं ये घोर निंदनीय है। जनता देख रही है। नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में भी जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको इस बात का उत्तर जरूर दें। राहुल गांधी द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद करना और मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों की सिंधिया समर्थक मंत्रियों की घेराबंदी उसके नए प्लान का हिस्सा है। देखना होगा कि कांग्रेस अपनी इस नई रणनीति को कितने कारगर ढंग से अमल में ला पाती है। कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, जिस तरह से सिंधिया समर्थकों को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है, इस बजट सत्र में हमने कई बार देखा सदन में जब मुद्दे आते हैं और जो सिंधिया समर्थक मंत्री उठते हैं और जवाब देते हैं तो उनको कांग्रेस के नेता जो हैं वो घेरने की कोशिश करते हैं। हमने उपचुनाव में भी देखा था, जब 28 विधानसभा क्षेत्र में जब उपचुनाव था उस समय भी जो ये मुद्दा था लोकतंत्र की हत्या का, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, ये इशू कांग्रेस ने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और वो कांग्रेस की सोच थी कि इससे जनता की सिंपैथी कांग्रेस को मिलेगी, वोट मिलेंगे और कहीं ना कहीं एक सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन रिजल्ट जो था वो विपरीत आया था। फिर भी कांग्रेस इसी रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी हालांकि इसको मानती है कि जनता ने तो जवाब दे दिया है। उपचुनाव में बीजेपी और इन्हीं सिंधिया समर्थक विधायकों को जिता के जनता ने जवाब दे दिया है और कांग्रेस को इसको समझना चाहिए। तो चलिए, ये क्या रणनीति है, क्यों बनाई गई है ये स्ट्रैटेजी, क्या आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को देख के बनाया गया, इससे क्या फायदा होगा, हम इसी विषय पे बात करते हैं। और बीजेपी इसका क्या तोड़ निकाल रही है
हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे इस वक्त जुड़ गए हैं ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शार्प एट 7 में। ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ये रणनीति जो थी उपचुनाव के समय फेल हो गई कांग्रेस की, फिर से आप लोग सदन में इसी रणनीति को अपना रहे हैं, सिंधिया समर्थकों को घेर रहे हैं। क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे की सोच क्या है, क्या फायदा होगा इससे कांग्रेस को? और इस तरफ हम एक तरफ और देख रहे हैं कि अभी राहुल गांधी जी जो हैं वो सिंधिया जी को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस वक्त वो कांग्रेस में होते तो शायद सीएम होते। देखिए मुक्ता जी, मुझे आपके चैनल से ही पता लग रहा है कि ऐसी कोई रणनीति है, क्योंकि मैं तो विधायक दल की बैठक में बैठता हूँ, सब में बैठता हूँ। रणनीति हम लोग बनाते हैं, स्वाभाविक रूप से जिम्मेवार विपक्ष हैं, विपक्ष में होने के नाते हमारी जवाबदारी बनती है कि मध्य प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं उनको लेके हम आगे आए और इन मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाएं। लेकिन ऐसी कोई रणनीति के जिसमें हमने ये तय किया हो कि सिंधिया जी के समर्थकों को घेराबंदी करना है या केवल एक किसी व्यक्ति विशेष की घेराबंदी करना है, ऐसी कोई रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बनाई गई है। और कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है वो किस ग्रुप का है। भारतीय जनता पार्टी 5 ग्रुप में बटी हुई है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी दुनिया और इन गुटों में हम लोग नहीं बढ़ना चाहते। हमारा तो सीधा लक्ष्य है कि जो जनता की समस्याएं हैं, आम आदमी जिन बातों से परेशान है, जैसे बिजली का मुद्दा आपने देखा, हमने ध्यान आकर्षण के बाद में तो उठाया, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोगों ने अलग अलग फोरम पे शिक्षकों का, दूसरे जो है बात हम लेके आए। तो हमारा मकसद आम जनता की आवाज देकर विधानसभा में सोई हुई सरकार को जगाने का है, या जहां गलत कर रहे हैं उसको ठीक करने का है। हमारा मकसद इनके गुटबंदी में जो फंसे हैं उनको एक गुट को रोकना है, दूसरे, हमारे लिए तो सब बराबर है, अब हमें क्या फर्क पड़ता है। चलिए, ये कोई रणनीति ऐसी नहीं बनाई गई है। जी हमारे साथ लक्ष्य की तरफ जो है चल रहे हैं। जी बिल्कुल। ओपीएस भदौरिया जी मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में भदौरिया जी। ये जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, जो आप सिंधिया समर्थक मंत्री हैं उनको जिस तरह से सदन में घेरा जा रहा है, पहले उपचुनाव में भी आप लोगों के खिलाफ जो है काफी सारी जो अगर हम कहें तो जिस तरह से बयानबाजी हुई थी, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, अभी सदन में भी आप लोगों को घेरा जा रहा है बार बार। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं कांग्रेस की? क्या स्ट्रैटेजी है, इससे क्या फायदा होगा, या आप लोगों को कोई नुकसान दिखता है, या आप लोगों को इससे फायदा होगा? कार्यशैली से जी, कांग्रेस जितने आरोप लगा सकती थी उतने लगाए, जनता ने इनको नकार दिया उपचुनाव में जी। इसके बावजूद भी सदन में जो इनकी, अब मैं हरकतें शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर जिस तरह से इनकी गतिविधियां हैं, निश्चित रूप से वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आघात पहुंचाने वाली हैं, चोट पहुंचाने वाली हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन होकर के व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति कर रही है, जिससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आवश्यकता इस बात की है कि मूल्यों और नीतियों की राजनीति हो। सदन का समय इतना कीमती था और इस दौरान सदन में वे सब मुद्दे जनहित के उठाए जाने थे जिनसे प्रदेश की जनता का भला होता, क्योंकि ये सब प्रदेश की जनता का खून पसीना है जो हम सदन की प्रक्रिया पर खर्च करते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह पूरा समय कांग्रेस ने व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोपों में निकाल दिया है और एक तरह से सदन का वक्त जाया किया है, जो एक तरह से मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है और मध्य प्रदेश की जनता के पैसे का भी दुरुपयोग है। मैं इनको यही सलाह दूंगा कि मुद्दों की लड़ाई पर वो सामने आए, विकास की लड़ाई पे हम उनका सामना करेंगे। इस तरह से व्यक्तिगत आरोपों से, प्रत्यारोपों से कुछ होने वाला नहीं है। जी राठौड़ साहब, अभी आपने सुना भदौरिया जी को, मंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने कांग्रेस ने पर्सनल अटैक किया और सदन का समय गवा दिया। जनहित के मुद्दे नहीं आप लोगों ने उठाए, कांग्रेस ने नहीं उठाया सदन में। देखिए, भदौरिया जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो मैं कोई बहुत ज्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब ये मुद्दों की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो वो थोड़ा उसमें मजा नहीं आता है। क्योंकि
व्यक्तिगत आरोप का जहां सवाल है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य ने हाउस के अंदर किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया। भदौरिया जी भी वहीं बैठते हैं, मैं भी वहीं बैठता हूं, मुझे तो याद नहीं पड़ रहा कि इनके बारे में भी किसी ने कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया। लेकिन विपक्ष के नाते ये तो हमारी जवाबदारी है कि अगर मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से प्रदेश का नुकसान होगा, जहां 250 करोड़ रुपए टोटल रॉयल्टी मिलती थी रेत की, और उसको हमने 12,000 करोड़ रुपए लाके दिया था, इन्होंने 7,000 करोड़ का घाटा इसी साल में कर लिया। तो क्या ये मुद्दा हम हाउस पे नहीं उठाएंगे? अगर 1500 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है, तो क्या ये मुद्दा हाउस पे उठाने लायक नहीं है? बिजली के बारे हाहाकार मचा हुआ है। जिनके घर में झोपड़ी में रहते हैं उनके 2-2, 3-3 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। जो कई वर्षों से 40-40 वर्षों से दुनिया में नहीं है, उनके लाखों रुपए के बिल दिए जा रहे हैं। जबरदस्ती कुर्की हो रही है, फर्जी बिल आ रहे हैं, पैसे जमा होने के बाद जो ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। तो क्या ये मुद्दा हम नहीं उठाएंगे? डीजल 100 रुपए लीटर से ऊपर हो जाए, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हो जाए, गैस सिलेंडर 900 रुपए का हो जाए, अनाज अपना जो किराना है वो 40% महंगा हो जाए, और भी जो खाद्य तेल है वो 50-50, 60% महंगे हो जाएं, तो क्या हम इन मुद्दों को हाउस में नहीं उठाएंगे? ये हमारा धर्म है, और इन मुद्दों को उठाकर हम सही लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करते हैं और आम जनता की आवाज को वहां पे बुलंद करने का काम करते हैं। अगर इसमें किसी को व्यक्तिगत बात लगती है तो सदन है ही इसलिए, और प्रजातंत्र की खूबसूरती ही यही है कि विपक्ष आपको जगाए और आप उसको स्वीकार करके उसके आप अच्छे निर्णय करें। लेकिन जब आप विरोध को व्यक्तिगत दुश्मनी जैसे भाव में ले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उससे जनता का भी भला नहीं होता और कोई पार्टी का लंबा समय नहीं होता। चुनाव हार जीत, मुक्ता जी, चुनाव में हार जीत होती है। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी आपने देखा जनता का निर्णय नहीं था ये, लेकिन ठीक है, सरकार थी, आपने दाव पेंच जैसे भी लगा के उनको अपने खाते में कर लिया। लेकिन जिस दिन आम चुनाव होगा और जब कोई सरकार के अंदर में चुनाव नहीं होगा, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, 2 साल और बचे हैं, आपके सामने भी बात आ जाएगी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हमारे मित्र भी देखेंगे। जी बिल्कुल राठौड़ साहब, इस आपने अभी जो बात कही इस पे हम रिएक्शन ले लेंगे, लेकिन वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। भदौरिया जी और राठौड़ साहब, आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पर, हम जल्द ही हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह सिंधिया समर्थक मंत्रियों को सदन में कांग्रेस घेरने की रणनीति बनाई है और घेर रही है। हालांकि कांग्रेस इस स्ट्रैटेजी को डिनाई कर रही है और मंत्री भदौरिया जी का कहना है कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है। सुनील श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे? मंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ, पर्सनल लेवल पे भी अटैक हो रहा है। हालांकि राठौड़ साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। कांग्रेस लगातार जो है जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, उसको ऐसे सारे मुद्दों को लगातार उठाती आ रही। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को, जो सिंधिया समर्थक मंत्रियों को घेरा जा रहा है, घेराबंदी हो रही है? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि उपचुनाव में भी ये जो रणनीति रही है कांग्रेस की, ये फ्लॉप साबित हो चुकी है। और हालांकि सदन की अगर हम बात करें तो सदन में इस प्रकार से जब, क्योंकि कई मौके ऐसे आए
कि जब कोई भी सिंधिया समर्थक मंत्री जवाब देने के लिए किसी सवाल का उठा है तो उस दौरान जो टीका टिप्पणी होती है, अक्सर जिस प्रकार की चर्चा परिचर्चा होती है, उस दौरान विपक्ष के युवा जो विधायक रहे वो लामबंद हो जाते एक तरफा और उनको घेरने की कोशिश की गई है। हालांकि ये बात सही है कि विभागीय स्तर पर घेरा गया है, चाहे हम ऊर्जा विभाग की बात करें या दूसरे विभागों की बात करें, जो विभाग सिंधिया समर्थकों को दिए गए हैं, तो कोशिश यही है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के जरिए सरकार को घेरने की एक कवायद है, जिससे एक संदेश जाए कि इन मंत्रियों के जो विभाग हैं उनमें किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से उनको एक्सपोज किया जा सकता है। विपक्ष की यही रणनीति है। हालांकि अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव भी नजदीक हैं और सत्ता पक्ष को देखते हुए विपक्ष हमेशा, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे सिंधिया समर्थक मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, उनको हमेशा घेरने की रणनीति में रहता है, उनको घेरना, क्योंकि विपक्ष का दायित्व है। और यही वजह है कि अधिकांशतः ऐसे मुद्दे मुक्ता जी इस बार उठाए गए हैं जिनसे सिंधिया समर्थक मंत्रियों को भी घेरने की पूरी कोशिश की गई है। और क्योंकि कई जवाब, जिस प्रकार से ब्रजेन जी ने भी कहा कि कई ऐसे सवाल थे जिनके माध्यम से सरकार को घेरा गया, और जो राजस्व की बात है, चाहे रेत की बात करें, उसमें राजस्व की प्राप्तियां जो हैं पिछली सरकार से, कमलनाथ सरकार से कम हुई हैं, और भी दूसरे जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो भी कई विभागों में कम हैं। तो इन मुद्दों को भी लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। हालांकि ये भी है कि अब जो विधानसभा क्षेत्र रहेंगे, आगामी रणनीति कांग्रेस की, क्योंकि जो हमारी भी कई नेताओं से चर्चा होती है कांग्रेस की, उनका कहना यही है कि जो सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं या फिर विधायक हैं, उनके क्षेत्रों में कांग्रेस प्रभावी रूप से जो पहले गद्दार फैक्टर या जो दल बदलने की बात की गई थी उसको लेकर प्रभावी तरीके से आगे जाएगी। हालांकि 20 मार्च की अगर हम बात करें मुक्ता जी, तो जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भी कर रही है, और उस सम्मेलन के बाद कांग्रेस की रणनीति यही है कि जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके क्षेत्रों में जाकर भी मतदाताओं को ये बताया जाए कि किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचला गया था, या इनने जो सत्ता परिवर्तन कराया है तो किस प्रकार से दल बदल करके सत्ता परिवर्तन हुई है मध्य प्रदेश की। ये तमाम बिंदु हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के साथ साथ सदन में भी सिंधिया समर्थकों को घेरने की तैयारी में है। जी भदौरिया जी, आपके पास आऊंगी। आपने अभी सुना, राठौड़ साहब ने भी कई सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने पर्सनल अटैक नहीं किया है कभी भी, किसी के ऊपर भी, किसी भी सिंधिया समर्थक मंत्री पे। जनहित के मुद्दे उठाए हैं। हालांकि सुनील जी का कहना है कि जनहित के मुद्दे ही जो हैं वो इस तरह से विभागवार उठाया गया ताकि आप जैसे मंत्री सब जो उनको घेरा जाए। प्लस ये जो इशू है, एक बार फिर से बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, जो लोकतंत्र की हत्या है, उसको एक बार फिर से कांग्रेस उठाएगी। क्या लग रहा है? हालांकि जनता ने जवाब तो दे दिया उपचुनाव के समय, क्या लग रहा है आपको नगरीय निकाय चुनाव के समय इसका कोई असर होगा? इसका कोई असर होने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ब्रजेन सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही संजीदगी से महल में सदन में उनका व्यवहार रहता है, हम लोगों के साथ भी, और हमेशा सापेक्ष तरीके से ही अपनी बात कहते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे भी इनसे ये पूछने का अधिकार है कि मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी का क्या हुआ। मध्य प्रदेश में संबल योजना, जिससे हजारों गरीबों, लाखों गरीबों का कल्याण होता था, आपने बंद कर दी। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना, जिसमें 4 लाख तक का इलाज गरीब का होता था, वो आपने बंद कर दी। यहाँ तक कि जो अंत्येष्टि का पैसा गरीब लोगों को मिलता था 5,000 रुपए, वो तक बंद कर दिया। तो जितनी भी जनहितैषी योजनाएं थी वो इनकी सरकार ने बंद की। रहा सवाल, जो इन्होंने बार बार कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है, तो आपको विदित है कि पिछले 1 साल से पूरा प्रदेश जिस तरह से कोरोना का संकट झेल रहा है, तो निश्चित रूप से ये तय था कि सारे उद्योग, व्यापार, उद्योग धंधे सब ठप हुए, तो रेवेन्यू कलेक्शन कम होना एक स्वाभाविक बात थी, चाहे वो खनिज से आता हो या दूसरे विभागों से आता हो। पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सब के दौरान किसी न किसी रूप में 1,26,000 करोड़ रुपए प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता की जेब में दिया है किसी न किसी रूप में। तो इतने भीषण आर्थिक संकट के बावजूद भी हमने प्रदेश की जनता का ख्याल रखा। पर जब ये सत्ता में थे तब ऐसा कोई कारण नहीं था और हमेशा ये पैसे का रोना रोते थे, पर पैसे की व्यवस्था इन्होंने नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने बहुत सापेक्षता से ये काम किया। लगभग 30,000 ट्रांसफर इन्होंने शिक्षा विभाग में किए थे, उससे आदिवासी क्षेत्र के कई विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए। उस स्थिति में वहां जो शिक्षा का कार्य था पूरी तरह से ठप हो गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पर सदन में इन्होंने और इनकी जो यूथ ब्रिगेड है, पूरे टाइम बिकाऊ सरकार,
इस तरह की सरकार, उस तरह की सरकार, ये बातें करना एक तरह से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को एक खतरनाक स्थिति में ले जाना है। जितने आरोप ये लगा सकते थे इन्होंने चुनाव में लगाए और सारे आरोपों को प्रदेश की जनता ने नकार दिया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। विद्युत की जहां तक बात कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार 20,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को इस बात के लिए सब्सिडी दे रही है जिससे गरीबों पे, किसानों पे कम से कम आर्थिक बोझ पड़े और प्रदेश में विद्युत का उत्पादन भी बढ़ सके। तो हर क्षेत्र पर प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है, उस विषय पर ये बात नहीं करते। हमेशा वही बिकाऊ सरकार, टिकाऊ सरकार, इस तरह की बात करना, सदन में एक तरह से परोक्ष रूप से अपमानित करना, केवल यही इनका लक्ष्य हो गया है और इससे कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता सब समझती है और आने वाले निकाय चुनाव में भी आपको ये दिखाई देगा कि स्पष्ट रूप से हम पूरे प्रदेश में बहुमत हासिल करेंगे। राठौड़ साहब, ये पूछना चाहूंगी, देखिए उपचुनाव जब हुआ, ये मुद्दा आप लोगों ने और कांग्रेस ने जन जन तक पहुंचाया, गांव-गांव तक पहुंचाया, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, पैसे से बिक गए। ये नेगेटिव जो अगर हम कहें कैंपेन था, वो बूमरैंग किया, वो उससे कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ और वो सारे विधायक मंत्री लगभग सभी जीत के आए, 3 को छोड़ के। तो ये मुद्दा तो जनता ने ही नकार दिया ना। हालांकि आप कह रहे हैं कि सरकार इनकी थी, इन्होंने इसलिए ये जीत गए, तो भी अगर हम देखें तो इस जो जीतता है तो वो मानते हैं ना कि वो जीत गया। तो जब वो जीत गए, जनता ने उनको जिता दिया, तो ये मुद्दा तो कहीं ना कहीं फेल हो गया ना। तो दोबारा कांग्रेस उसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है, तो आपको लग रहा है कोई फायदा होगा? देखिए मुक्ता जी, मैं आपसे पहले भी मैंने कहा और फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूं जी, सदन में जितने दिन सदन चला है, मैं पूरे जिम्मेवारी से कह सकता हूं, मैं जब तक उपस्थित था, ना कभी किसी ने बिकाऊ कहा, ना किसी ने टिकाऊ कहा, ना किसी ने तीसरे तरीके की व्यक्तिगत आरोप लगाया। ये मनगढ़ंत बातें और ये अपनी कमजोरी छुपाने के लिए स्वाभाविक रूप से इस तरीके की बातें कही जाती हैं। ये मुद्दा कांग्रेस का था ही नहीं, आम जनता की आवाज थी जो कांग्रेस के नेताओं ने या कार्यकर्ताओं ने भी उसको बोली। कई बार क्या होता है, आप क्रिकेट के मैदान में होते हैं और बहुत अच्छा कोई खिलाड़ी खेलता है जी, और दर्शक उसको देखते हैं, लेकिन गलती से एम्पायर जो है उसको आउट दे देता है, तो आउट ही माना जाता है। अब जरूर नई टेक्निक आ गई है, लेकिन वो आउट माना जाता था। जनता की हमदर्दी जरूर उसके साथ रहती थी। तो वही स्थिति जो है इनके जीतने की और हमारे सरकार के जाने की रही। अब रही बात, हमारे भाई ने कहा कि जो है वो किसानों का क्या हुआ, संबल का क्या हुआ, तो मैं आपके संज्ञान में ये उत्तर जरूर देना चाहता हूँ। कांग्रेस की ही सरकार थी और हमारे भदौरिया साहब खुद कांग्रेस के एमएलए, ये भी अपने क्षेत्र में गए होंगे। 27 लाख किसानों का कर्जा हम लोग माफ कर चुके थे और ये हम नहीं कह रहे हैं। इसी पवित्र सदन में कमल पटेल जी, जो वर्तमान में कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन हैं, उनका लिखित जवाब विधानसभा के अंदर है कि कांग्रेस के कमलनाथ जी की सरकार में 27 लाख लोग का किसान उनका कर्जा माफ हो चुका था। शेष जो 6-7 लाख रह गए थे उनका हमें मार्च के बजट में करना था। उस बीच में बजट पास होने के पहले सरकार को अनैतिक तरीके से गिराया गया था, आपको सबको मालूम है, उसकी गहराई में हम नहीं जाना चाहते। एक दूसरा, संबल योजना मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं और हमारे मंत्री जी भी इस बात को सुन रहे हैं। तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जो आज की तारीख में तत्कालीन श्रम मंत्री जो आज की तारीख में इनकी सरकार में ही इनके साथी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने जांच की थी और जांच रिपोर्ट उन्होंने कैबिनेट में रखी थी कि संबल योजना में एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के नाम लिखे गए हैं और हकीकत में जो गरीब हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। तो हमें कुछ ऐसा योजना बनाना चाहिए जिसमें हम उन गरीबों के भी नाम जोड़ें जो वास्तव में पात्र हैं। तो उन्होंने ही संबल योजना की जगह नया सवेरा योजना नाम हम लोगों ने रखा था और कमलनाथ जी की सरकार में लेके आए थे, जिसमें वो सारे फायदे जो संबल योजना में मिलते थे और उसके बाद जो है उसके अलावा भी जो मिलते थे, जो इन्होंने योजनाएं बताई हैं उनमें समाहित करके वो सारे फायदे उनको देना हम लोगों ने शुरू किए थे। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ था जिसमें गरीब को नुकसान होता हो।
तो ये जो बात कही गई है ये एकदम निराधार है। अब बात आती है चुनाव की। जी। तो चुनाव में अभी चुनाव नगरीय निकाय के होंगे और मैं आपसे कह रहा हूं, पहले भी मैंने आपसे कहा कि जब सत्ता होती है तो उसका स्वाभाविक रूप से वो फायदा होता है, उसका दुरुपयोग कहें उपयोग कहें जो भी है होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब जनता उतारू हो जाती है तो बहुत सारी बातें फिर फेल हो जाती हैं और अभी ये चुनाव आने वाला है। जी बिल्कुल। बिजली की बात जैसे इन्होंने कही कि बिजली सब कुछ बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग भी सुन रहे हैं, उन्हें पता होगा कि कितने लोगों की कुर्की हो रही है, कितने लोगों से वसूली हो रही है, कितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वो खुद भी इस बात को सुन रहे होंगे और वो हमारी और इनकी बात को सुन के अपना अंदरूनी मन बनाएंगे, अपना फैसला दे देंगे। बिल्कुल राठौड़ साहब, समय की कमी है। सुनील जी बिल्कुल एक लाइन में आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी आपसे। जो अभी एक बात जो राठौड़ साहब ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आउट हो जाते हैं एम्पायर उसको आउट कर देता है, लेकिन हमदर्दी जो रहती है वो उसके साथ रहती है, बैट्समैन के साथ। तो ये जो हमदर्दी वाला जो फैक्टर है, क्या लगता है ये हमदर्दी जो है वो कांग्रेस को मदद करेगी आने वाले चुनाव में? देखिए मुक्ता जी, अगर हमदर्दी की बात करें और अगर ऐसा था कि जनता बहुत चाहती थी कांग्रेस सरकार को तो उपचुनाव में उसके परिणाम दिखने चाहिए थे, हालांकि नहीं दिखे। एक उम्मीद और ब्रजेन जी जिस प्रकार से कह रहे हैं तो एक उम्मीद और लगाई जा सकती है कि नगरीय निकाय चुनाव में शायद कांग्रेस को इसका लाभ मिल सके, हमदर्दी जिसकी वो बात कर रहे हैं मिल सके। लेकिन स्थानीय मुद्दे जो रहेंगे, कांग्रेस जितनी मजबूती के साथ स्थानीय मुद्दे उठा लेगी, जनता की आवाज बन जाएगी कांग्रेस, तो निश्चित ही कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा नगरीय निकाय चुनाव में। बिल्कुल। ओपीएस भदौरिया जी, ब्रिजेन सिंह राठौड़ जी और सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से सिंधिया समर्थक मंत्रियों को सदन में कांग्रेस जो है घेर रही थी। जब उपचुनाव थे उस समय भी इन लोगों को बहुत घेरा गया था, एक तरह से कैंपेन चला था बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, लेकिन अभी सदन में भी घेर रही है। आगे नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी एक बार काम करेगी या नहीं, या इससे बीजेपी को ही फायदा होगा, या हमदर्दी का जो फैक्टर है वो कांग्रेस को मदद करेगा? तो ये आने वाला समय बताएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ING 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा धोखेधड़ी।